बच्चों, इस वीडियो में हम एलसीएम तथा एचसीएफ के एक नए फार्मूले के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा एलसीएम और एचसीएफ का चौथा फार्मूला होगा। और इस चौथे फार्मूले में हम देखेंगे कि किस तरीके से घात वाली संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं अगर उनके आधार समान हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं ये घात वाली संख्या क्या होती हैं। ठीक है, तो घात जो होता है वो संख्या के ऊपर लिखा जाता है। यानी मतलब हमारे पास मान लो एक संख्या है 3 की घात 7। ठीक है, तो यहाँ 3 की घात 7 का मतलब ये होता है कि 3 जो है वो 7 बार खुद से ही गुणा कराया गया है। इसका मतलब 3 की घात 7 बराबर हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 3 और फिर ×3। इस तरीके से हम 7 बार इसी 3 को गुणे के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यानी मतलब ये और ये दोनों एक ही चीज़ हैं। इसी को हम छोटे में लिखने के लिए इस तरीके से घात का प्रयोग करते हैं और ये देखने में भी थोड़ा सा आसान लगता है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका 3 की घात 7 का मतलब है कि 3 को 7 बार इस तरीके से गुणा कराया गया है। ठीक है, अब ध्यान दो, अगर हमको कुछ संख्याएं इस तरीके से दे दी जाएं 3 की घात 7, 3 की घात 5, ठीक है, 3 की घात 3 या फिर 3 की घात 9, है ना। इस तरीके से हमको संख्याएं दी गई हों और उसके बाद बोला जाए कि इन संख्याओं का हमको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखकर हम बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका लासा या फिर इसका मासा क्या होगा। ठीक है, कैसे बताएंगे, इसकी घात को देखकर बताएंगे। ठीक है, इसकी घात को देखकर हम बता सकते हैं कि इसका एलसीएम या एचसीएफ क्या होने वाला है। और इसको बताना बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसकी एक शर्त होती है। शर्त ये होती है कि यहाँ पर जो आधार है, आधार में सभी के सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखो नीचे की तरफ 3 ही है ना, सभी में 3 है। 3 की घात 7, 3 की घात 5, 3 की घात 9। ठीक है, तो इस तरीके से संख्या अगर है हमारे पास, तभी हम उसका लासा या फिर मासा आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बताते हैं आपको इसके लासा ज्ञात करने के नियम के बारे में। ठीक है, तो इसका लासा जो होता है वो होता है जिसकी भी घात सबसे ज़्यादा होगी, है ना, जो घात सबसे ज़्यादा होगी वही वाला इसका हमें लासा मिलेगा। ठीक है, यानी मतलब इसमें सबसे ज़्यादा घात क्या है, 3 की घात 9, यानी मतलब इसका लासा क्या हो जाएगा, 3 की घात 9 हो जाएगा। ठीक है, ये है हमारा लासा निकालने का नियम। ठीक है, इसमें लासा हमें पता करना है अगर कि इसका एलसीएम क्या है, तो हम क्या करेंगे, जिसकी घात सबसे ज़्यादा होगी उसी को हम इसका एलसीएम बता देंगे। ठीक है, कि इसका एलसीएम जो है वो 3 की घात 9 होगा। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हमको मासा ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि किसकी घात सबसे कम है, इसमें से किसकी घात सबसे कम है। यहाँ पर देखो 3 की घात 5 सबसे कम है, 7 से भी कम है और 9 से भी कम है, यानी मतलब मासा क्या हो जाएगा इसका, 3 की घात 5। ठीक है, इसको अगर सरल संख्या में लिखना है तो हमें 3 को 9 बार गुणा करवा लेना है और यहाँ 3 को 5 बार गुणा करवा लेना है। ठीक है, लेकिन ये गुणा कराना इतना आसान नहीं है, 9 बार गुणा कराना। ठीक है, तो हम ऐसे ही इसका लासा बता सकते हैं। और अगर मान लो गुणा करके आंसर में पूछा जा रहा है कि गुणा करके बताओ, तो गुणा करके भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं। चूँकि गुणा करना तो उतना प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, है ना, निकालना तो आता ही है, बस ये है कि गुणा करने में टाइम लगेगा बस। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको घात वाली संख्याएं दी गई हों तो हम उसका लासा या मासा बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर उसके आधार समान हैं। ठीक है, इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान रखना है कि यहाँ पर आधार जो हैं, नीचे की संख्याएं वो समान होनी ही चाहिए। यानी मतलब अगर हमको कोई संख्या दे दिया जाए 2 की घात 7, 5 की घात 8, 3 की घात 9, तो यहाँ पर हम इसकी घात को देखकर हम इसका लासा मासा नहीं बता सकते हैं। ये अगर हम इस तरीके से इसका लासा और मासा बताते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हमको आधार विशेष रूप से ध्यान देना है कि आधार समान होना ही चाहिए। ठीक है,
इसके बाद में हम कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी मतलब कुछ चीज़ें जिसको अगर हम याद रखे रहते हैं तो हमको लासा तथा मासा निकालना आसान हो जाएगा, और हम इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमने जो लासा और मासा निकाला है वो कुछ हद तक सही है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहला मुख्य बिंदु जो है वो ये है कि अगर हम किसी भी अभाज्य संख्याओं का मासा निकालते हैं तो हमेशा उसका मासा 1 आता है। मान लो हमारे पास कोई एक अभाज्य संख्या 7 है और दूसरी एक अभाज्य संख्या 5 है। अगर हम इसका मासा निकालेंगे तो इसका मासा हमेशा और हमेशा क्या होगा? 1 होगा, है ना? तो हम कह सकते हैं अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। ठीक है, अभाज्य संख्याओं का मासा क्या होगा? 1 होगा हमेशा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा निकालें और एक से ज़्यादा या कुछ दूसरी संख्या मिले। ठीक है, हमेशा हमें अभाज्य संख्या का मासा 1 ही मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा बिंदु जो है वो ये है कि अगर हम किसी भी संख्या का मासा निकालते हैं, किसी भी संख्या का अगर हम मासा निकालते हैं तो मासा हमेशा सबसे छोटी संख्या से या तो छोटा होगा या फिर उसके बराबर होगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं मासा जो है वो सबसे छोटी संख्या के बराबर या उससे भी छोटा होता है। ठीक है, मासा सबसे छोटी संख्या जिनका हम मासा निकाल रहे हैं उसमें से सबसे छोटी संख्या जो होती है उसके बराबर या फिर उससे भी छोटा होता है। ठीक है, या छोटा होता है। ठीक है, ये है हमारा दूसरा बिंदु। ठीक है, नेक्स्ट जो है लासा जब हम निकालते हैं तो लासा इसका एकदम उल्टा होता है। लासा जो होगा सबसे बड़ी संख्या के या तो बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा। ठीक है, लासा जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसके बराबर या फिर उससे बड़ा होता है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद में अब हम अगले बिंदु के बारे में देखते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ ऐसी संख्याओं का लासा या मासा निकाल रहे हैं जो कि एक दूसरे के गुणन है ना? जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या है 2। ठीक है, एक संख्या हमारे पास 2 है और दूसरी संख्या जो है वो है 8। ठीक है, और इन संख्याओं का अगर हम लासा या मासा निकालते हैं तो हमें कुछ विशेष प्रकार का लासा और मासा देखने को मिलता है। यानी मतलब अगर दो संख्याएं हैं और उसके बाद एक संख्या दूसरे का गुणन है। ठीक है, यानी मतलब 2 को गुणा करेंगे तो हमको 8 मिलने वाला है। इस तरीके से अगर हम कोई भी संख्याओं का पेयर लेते हैं, जोड़ा लेते हैं और उसका लासा या मासा निकालते हैं तो हमको सबसे छोटी संख्या जो होती है वो मासा के रूप में मिलती है और बड़ी संख्या जो होती है वो लासा के रूप में मिलती है। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं खुद से। 2 और 8 का जब लासा निकालेंगे तो हमको 8 मिलने वाला है और जब हम इसका मासा निकालेंगे तो 2 मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जब दो संख्याएं जो कि एक दूसरे का गुणनफल हों, है ना, अगर उन संख्याओं का हम लासा या मासा निकालते हैं तो लासा जो होगी बड़ी संख्या होगी और मासा छोटी संख्या होगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं
यदि दो संख्याएं या फिर कह सकते हैं यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणन हो। यदि एक संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल हो तो क्या होगा, बड़ी संख्या लासा हो जाएगी। बड़ी संख्या जो है वो क्या हो जाएगी, लासा हो जाएगी, यानी मतलब एलसीएम हो जाएगी। और छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या जो होगी वो मासा हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमको कुछ संख्याएं पता हैं तो हम उसको बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि इसका लासा और मासा क्या होने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। इसी में हम जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु में हम जो इसके फार्मूले पढ़े हैं उसको भी रख सकते हैं कि किस तरीके से जो एलसीएम और एचसीएफ होता है उसको हम समझ सकते हैं। ठीक है, इसमें हम पहले वाले पॉइंट में थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। अगर हम अभाज्य संख्याओं का लासा और मासा निकालते हैं तो मासा तो हमको 1 मिलने वाला है और लासा जो है वो हमको मिलने वाला है उन दोनों संख्याओं का गुणन। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लासा जो है वो क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, अगर हम दोनों संख्याओं या फिर जितनी भी संख्याएं होंगी जिसका हम लासा निकाल रहे हैं और वो अभाज्य संख्याएं हैं तो हम उसका गुणा कर लेंगे, हमको उसका लासा मिल जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम अभाज्य संख्याओं का मासा निकालते हैं तो 1 मिलेगा और अगर लासा निकाल रहे हैं तो फिर उसका गुणा कर लेना है हमको। ठीक है, मान लो हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, 3 है, 7 है, 11 है। इसका हमें अगर हमको लासा निकालना है तो हमें कुछ नहीं करना है, सीधे से सभी को गुणा कर लेना है, हमको इसका लासा मिल जाएगा। ठीक है, हमको इसका लासा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अभी तक हम एलसीएम तथा एचसीएफ के सभी फार्मूले को पढ़ चुके हैं और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख चुके हैं। तो अब इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे हम इसके कॉन्सेप्ट को और भी बढ़िया से समझ सकें। ठीक है।